विशाल सिंह ने अर्जुन की ओर घृणित नजरों से देखा। आखिर यह बूढ़ा मेहता उसके खिलाफ क्यों था? अर्जुन ने एक नजर अपराध बोध से भरी मोहिनी पर डाली और सब कुछ स्पष्ट हो गया। कुछ बातें जुबान पर लाना जरूरी नहीं होता। मोहिनी भी कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह तेज दिमाग की थी। अर्जुन की एक हल्की सी नजर से ही वह समझ गई कि वह क्या सोच रहा था। दादाजी ने तुम्हें खान में जाने से रोक दिया और मैं उनकी आज्ञा को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ऐसा करो, मैं खुद जाकर तुम्हारे लिए वे बीज खरीद लाती हूं। तुम यहीं रुककर मेरा इंतजार करो, मोहिनी ने सुझाव दिया। ठीक है। अर्जुन को पता था कि यह एकमात्र रास्ता था। उसने तुरंत अपनी सारी कीमती चीजें मोहिनी को सौंप दी और उन शिष्यों के नाम बता दिए जिनके पास वह बीज थे। काली आंधी व्यापार केंद्र में उसने पहले ही बूथ मालिक से सारी जानकारी ले ली थी। मोहिनी खान के अंदर चली गई, जबकि अर्जुन की नजरें चारों ओर फैले गहरे गड्ढों पर घूम रही थीं। जब मेहता चला गया तो वह एक झोपड़ी में घुस गया और अर्जुन को तुरंत महसूस हुआ कि वहां से कोई उसकी ओर घूर रहा था। झोपड़ी के अंदर एक जोड़ी आंखें अर्जुन पर जमी हुई थीं। जिस व्यक्ति ने अर्जुन पर पहले हमला होते देखा था वह भी अर्जुन की ही उम्र का था। वह कोई और नहीं बल्कि मेहता का पोता संदीप था। संदीप ठंडी आंखों से अर्जुन की ओर देखते हुए असंतोष भरे स्वर में बोला, दादाजी, आपने उस लड़के को मार क्यों नहीं दिया? मेहता ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मोहिनी की सुरक्षा में रहते हुए तुम सोचते हो कि मैं उसे मार सकता था? यही तो सबसे बड़ा कारण था उसे मारने का। मैंने कभी मोहिनी को किसी आदमी के लिए इतना प्रयास करते नहीं देखा और उस लड़के से उसका रिश्ता कुछ कम नहीं लग रहा। अगर वह जिंदा रहा तो यह आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। मेहता ने गंभीरता से सिर हिलाया। सच में पहले कभी मोहिनी ने इस तरह किसी की रक्षा नहीं की और उसके लिए वह मेरे खिलाफ भी जाने को तैयार थी। यह वाकई असामान्य बात है। संदीप की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। अब जब मोहिनी खान के अंदर चली गई है तो क्यों ना आप फिर से हमला करें? मेहता ने उसे झिड़कते हुए कहा। उस लड़के को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर उसकी मौत के कारण मोहिनी को तुमसे नफरत हो गई तो क्या यह सही रहेगा? संदीप थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर सिर हिलाकर बोला, यह सही नहीं होगा, लेकिन क्या हम वाकई उसे यूं ही मोहिनी के करीब जाने देंगे? मैं यह सहन नहीं कर सकता। तुम? मेहता ने एक गहरी सांस ली और संदीप की ओर देखा। अपने बड़े भाई से कुछ सीखो। देखो, वह जिन लड़कियों को पसंद करता है उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर तुम मोहिनी को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग से खेलना सीखना होगा। मैं तुम्हारे लिए दुश्मनों को मार सकता हूं, लेकिन किसी लड़की का दिल जीतने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, है ना? हुमान के कोई बेटे नहीं हैं, सिर्फ जिया और मोहिनी नाम की 2 बेटियां हैं। अगर तुम और तुम्हारा बड़ा भाई इन दोनों को अपना बना लेते हो तो भविष्य में रक्त समूह पर मेरे परिवार का अधिकार होगा। हमारी 3 पीढ़ियों ने इस समूह के लिए कड़ी मेहनत की है। अब हमें इसका लाभ मिलना ही चाहिए। यह सुनकर संदीप का खून खौल उठा और उसने सिर हिलाया। अब सही समय है कि हमारा परिवार इस समूह का स्वामी बने। चिंता मत करो, मोहिनी मेरे हाथ से नहीं निकलेगी और जहां तक बड़े भाई का सवाल है, जिया को वह जल्द ही अपने वश में कर लेगा। अच्छा है, तुम्हारी यह सोच काबिले तारीफ है। मेहता ने संतोषपूर्वक मुस्कुराया। संदीप की आंखों में जलन भरी थी। उसकी नजरें दूर खड़े अर्जुन पर टिकी थीं। उसने अंदर ही अंदर कसम खाई, दादाजी, उस लड़के का क्या करना है? खुद मौका तलाशो। उसकी ताकत ज्यादा नहीं है, तुम्हारे लिए उसे खत्म करना मुश्किल नहीं होगा। जी। संदीप ने एक दुष्ट मुस्कान दी। हालांकि वह अभी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मोहिनी जल्द ही लौटने वाली थी, लेकिन अर्जुन आखिर एक अद्वितीय गुरुकुल का शिष्य था। वह ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद मोहिनी खान से बाहर आई। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने अर्जुन के हाथ में 4 बीज रख दिए और मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। रक्त समूह की राजकुमारी खुद जब कुछ खरीदना चाहती थी तो कौन डिसाइपल उसे बेचने से इनकार कर सकता था? बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने 4 बीज को सावधानी पूर्वक अपनी जेब में रख लिया। कुछ पलों के मौन के बाद अर्जुन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, तुमने आज मेरी बहुत मदद की है,
मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मोहिनी ने उसे अजीब नजरों से देखा। इसका क्या मतलब? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे साथ चलो। मोहिनी को समझ नहीं आया कि अर्जुन क्या करने वाला था, लेकिन वह चुपचाप उसके साथ चल दी। करीब 30 फीट चलने के बाद अर्जुन अचानक रुक गया और जमीन पर अपने पैरों से ठोकर मारी। उसने गंभीरता से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस जगह को याद रखो। यहां से लगभग 70 फीट नीचे कुछ असामान्य चीजें हैं। मोहिनी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। तुम्हें यह कैसे पता? अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, जिस मार्शल कला का मैं अभ्यास कर रहा हूं उससे मुझे एक निश्चित दूरी के भीतर सभी सूर्य तत्व से जुड़ी चीजों का आभास हो जाता है। यहां नीचे कोई अनमोल वस्तु छिपी हुई है जिसकी ऊर्जा तेजस्वी सूर्य पत्थरों से कई गुना शुद्ध है। इससे पहले भी अर्जुन ने इस जगह की असामान्य ऊर्जा को महसूस किया था और वह जानता था कि इस जगह पर कुछ बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। यह जगह रक्त समूह की थी, इसलिए वह खुद यहां खुदाई नहीं कर सकता था, लेकिन उसने यह जानकारी मोहिनी को देने का फैसला किया। आखिर आज उसने उसकी बहुत मदद की थी। क्या? मोहिनी चौंक गई। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा। हां, मोहिनी ने बिना किसी संकोच के कहा। अर्जुन उसकी साफगोई से थोड़ा प्रभावित हुआ और मुस्कुराया। अच्छा है, मुझे नहीं पता कि वहां नीचे क्या छिपा है, लेकिन इसका मूल्य बहुत अधिक होगा और संभवतः यही वह रहस्य है जिसे रक्त समूह पिछले कई वर्षों से इस खान में खोजने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि इसी के कारण यह खान बनी हो। मोहिनी इस नई जानकारी से हैरान थी। अगर अर्जुन सच कह रहा था तो इस खान के नीचे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा था। तुम समझदार लड़की हो, मुझे उम्मीद है कि तुम इसका सही उपयोग करोगी, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। मैं समझ गई, मोहिनी ने सिर हिलाया। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। जंगल के रास्ते में दोनों चुपचाप चलते रहे। कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन वातावरण में एक अलग सी गर्माहट थी। मोहिनी बेहद खुश थी क्योंकि अर्जुन ने उसके साथ यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की थी। यह इस बात का संकेत था कि अब वह उसे पहले की तरह हल्के में नहीं लेता, बल्कि उसकी कद्र करता था। पिछली बार उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इस बार वह उसके साथ विनम्र और सौम्य था। कुछ देर बाद वे एक चौराहे पर पहुंचे। अर्जुन अचानक रुक गया और कहा, अब हमें यहीं अलग होना चाहिए। मोहिनी को थोड़ी निराशा हुई। समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया? उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि कब वह अर्जुन के साथ इतनी सहज हो गई थी। अलविदा, अर्जुन ने जल्दी से कहा और अद्वितीय गुरुकुल की ओर बढ़ गया। मोहिनी वहीं खड़ी रही, हल्की मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखती रही। यह लड़का सच में अलग है, उसने मन ही मन सोचा और धीरे धीरे मुस्कुराई। कुंडली नाग सरिता के किनारे अर्जुन अपनी साधना में लीन था। थोड़ी ही दूरी पर 3 त्रिसूर्य फल वृक्ष स्वस्थ रूप से बढ़ रहे थे। उनमें से सबसे बड़े वृक्ष पर 3 फल लग चुके थे जो पकने के कगार पर थे, जबकि सबसे छोटा वृक्ष अभी अभी अंकुरित हुआ था और नन्हे पौधे के रूप में मिट्टी से बाहर निकला था। जिस दिन वह रक्त समूह की खान से लौटा था, उसी दिन से अर्जुन ने दिन रात लगातार साधना शुरू कर दी थी। यहां तक कि भोजन तक की सुध नहीं थी। मेहता के अचानक किए गए हमले ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था और उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक नया संकल्प दे दिया था। अब उसे अपनी शक्ति से ही उस अपमान का बदला लेना था। लगातार 10 दिनों की कठोर साधना के बाद वह 9वां स्तर के चरम पर पहुंच चुका था और आद्य तत्व स्तर में प्रवेश करने के कगार पर था। मगर वह आवश्यक अंतिम सूत्र पकड़ नहीं पा रहा था, जिससे अर्जुन की हताशा बढ़ने लगी थी। उसे अच्छी तरह पता था कि किसी भी स्तर की सीमा तोड़ साधना केवल विश्व ऊर्जा की मात्रात्मक उपलब्धता से नहीं होती, बल्कि एक विशेष अवसर और आत्मिक समझ की आवश्यकता भी होती है। हालांकि इन दिनों की साधना में उसे अन्य लाभ भी मिले थे। अब उसे झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी नहीं थी, जिससे उसे और अधिक समय मिल गया था। त्रिपर्ण अराजक आत्मा पुष्प और निर्जीव जटाधारी वृक्ष घास जैसी जड़ी बूटियां समाप्त हो चुकी थीं, लेकिन अब वह बिना किसी अवरोध के सत्य सूर्य विधि को सक्रिय कर विश्व ऊर्जा को अधिक प्रभावी तरीके से अवशोषित कर सकता था।
हालांकि इन दिनों में संचित सूर्य अमृत बूंदें उसने पूरी तरह त्रिसूर्य फल को विकसित करने में खर्च कर दी थीं, जिससे उसके दंतक क्षेत्र में एक भी बूंद शेष नहीं थी। रात्रि का समय था। कुंडली नाग सरिता के किनारे अर्जुन अपनी साधना में डूबा था। आसमान तारों से सजा था, मगर अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक अर्जुन की विश्व ऊर्जा असंतुलित होने लगी और उसके चेहरे पर पीड़ा उभर आई। कुछ दूरी पर खड़ी प्रिया जो उसे देख रही थी, यह देखकर चौंक गई। हालांकि वह काफी दूर थी, फिर भी वह अर्जुन की असामान्य ऊर्जा प्रवाह को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। लेकिन उस ऊर्जा के भीतर एक और चीज थी, एक ठंडी और विकृत शक्ति जो धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रही थी। यह तो तमस साधना का संकेत है, प्रिया ने चिंतित होकर सोचा। कैसे संभव है? वह केवल 9वें स्तर से आद्य तत्व स्तर में प्रवेश कर रहा है। इस स्तर पर किसी को भी तमस साधना का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह असंभव है। एक सामान्य रूप से तमस साधना केवल उच्च स्तरीय योद्धाओं के लिए एक चुनौती होती थी, मगर अर्जुन जैसे निम्न स्तर के योद्धा के भीतर यह ऊर्जा क्यों उत्पन्न हो रही थी? अर्जुन की हृदय गति तीव्र हो गई थी। अचानक उसके शरीर के भीतर से एक अत्यंत शुद्ध और प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हुई। वह ऊर्जा इतनी गर्म थी कि उसने उस विकृत ऊर्जा को जलाना शुरू कर दिया। सत्य सूर्य ऊर्जा! प्रिया के अधरों से यह शब्द अनायास ही निकल पड़े। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसने इतनी शुद्ध सत्य सूर्य ऊर्जा पहले कभी अनुभव नहीं की थी। हालांकि अद्वितीय गुरुकुल के कई शिष्य अग्नि या सूर्य तत्व से जुड़ी विधाएं साधना करते थे, लेकिन उनमें से किसी की ऊर्जा इतनी पवित्र और परिष्कृत नहीं थी। अर्जुन की ऊर्जा न केवल शुद्ध थी, बल्कि उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि का कोई नामो निशान नहीं था। किंतु जैसे ही सत्य सूर्य ऊर्जा ने विकृत ऊर्जा को जलाना शुरू किया, अर्जुन के शरीर के भीतर एक भयावह संघर्ष छिड़ गया। अब उसके शरीर के ऊपरी भाग में वह रक्त पिपासु ऊर्जा अपना प्रभाव बढ़ा रही थी, जिससे उसकी सोच धूमिल होने लगी। उसके भीतर एक पाशविक प्रवृत्ति जन्म लेने लगी, किसी को मारने की इच्छा, जबकि उसके शरीर के निचले भाग में सत्य सूर्य ऊर्जा स्थिरता बनाए हुए थी, जिससे उसका मन साफ और शांत बना हुआ था। यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने अपने भीतर हो रही इस लड़ाई को महसूस किया। दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे से लड़ रही थीं और उसकी आत्मा इस संघर्ष का केंद्र बनी हुई थी। प्रिया चिंतित हो उठी। अगर यह संघर्ष यूं ही चलता रहा तो वह जानती थी कि साधना के समय किसी को बाधा देना अत्यंत जोखिम भरा होता है, लेकिन जो कुछ अर्जुन के भीतर हो रहा था वह साधारण नहीं था। इसका समाधान केवल एक ही है, उसे किसी से लड़ना होगा। यह सोचते ही वह तुरंत अपने निवास स्थान की ओर दौड़ी और अपने वस्त्र बदलकर काले परिधान धारण किए। उसने अपने चेहरे पर एक काली घूंघट जैसी हल्की चादर डाल ली ताकि अर्जुन उसे पहचान न सके। वह जानती थी कि अगर अर्जुन उसे पहचान लेता तो वह पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ ही क्षणों में प्रिया फिर से कुंडली नाग सरिता के पास पहुंच गई। उसने देखा कि अर्जुन की ऊर्जा और भी अधिक अनियंत्रित हो रही थी। अब और देर नहीं की जा सकती। उसने एक लंबी छलांग लगाई और अर्जुन की ओर तेजी से झपट पड़ी। उसकी आंखों में अब कोई संकोच नहीं था, बल्कि एक योद्धा की क्रूरता थी। देखते हैं अर्जुन, क्या तुम इस युद्ध से खुद को बाहर निकाल सकते हो? और अगले ही क्षण प्रिया का वार अर्जुन की ओर बढ़ चुका था। चूंकि सुवर्णा पहले ही अर्जुन की सहायता करने का निर्णय ले चुकी थी, वह नहीं चाहती थी कि उसकी पहचान उजागर हो या कोई गलती हो। केवल तब जब वह अर्जुन से युद्ध करेगी, तभी वह सफलतापूर्वक अपनी शक्ति को बढ़ा सकेगा। इसीलिए उसका पहला प्रहार जानबूझकर घातक इरादे से भरा हुआ था। अर्जुन अभी मात्र सुदृढ़ शरीर 9वें स्तर पर था, इसलिए सुवर्णा ने केवल अपनी प्रारंभिक तत्व द्वितीय तृतीय स्तर की शक्ति का प्रयोग किया। अर्जुन जो अपने शक्ति स्तर को पार करने के नाजुक दौर में था, उसने अचानक कुछ अजीब महसूस किया। उसके चारों ओर ठंडी लहरें महसूस होने लगीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने खुद को जीवन मरण की स्थिति में पाया। अभी वह इस भावना पर विचार ही कर रहा था कि उसके शरीर के पास से एक प्रहार की ध्वनि आई
किसी ने उस पर अचानक हमला कर दिया था। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया। वह डरने की बजाय खुश हुआ और झटपट एक तरफ कूद गया। भौहें सिकोड़ते हुए उसने तेजी से अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। जब वह अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, तभी कोई उसके सामने चुनौती बनकर आ गया। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया कि हमला करने वाला कौन था, क्योंकि इस समय वह केवल लड़ाई चाहता था, एक पूरी तरह से संतोषजनक युद्ध। दुश्मन की हलचल और उसकी विश्व ऊर्जा के प्रवाह को सुनते ही अर्जुन तुरंत कुछ कदम पीछे हटा। सुवर्णा का वार खाली चला गया और वह शांत भाव से ठहर गई, जबकि उसकी आंखों में हल्की सी आश्चर्य की झलक आई। उसने केवल प्रारंभिक तत्व तृतीय स्तर की शक्ति का उपयोग किया था, फिर भी अर्जुन इतनी आसानी से बच गया। उसका प्रहार उसे सफलतापूर्वक लग जाना चाहिए था। अर्जुन ने चंद्रमा की रोशनी में अपने प्रतिद्वंद्वी की छवि को देखने की कोशिश की। वह एक लड़की थी, लेकिन उसका चेहरा काले घूंघट से ढका हुआ था। ये कैसे हो सकता है? यह तो कोई लड़की है। अर्जुन ने नाखुशी से बड़बड़ाया। जैसे ही सुवर्णा ने ये शब्द सुने, वह क्रोध से कांप उठी। दांत भींचते हुए उसने अपने शरीर को हल्के से ऊपर उठाया, जबकि उसकी हथेली में विश्व ऊर्जा एकत्रित हो गई और अर्जुन के सिर की ओर बढ़ी। ये शब्द उसे अत्यधिक क्रोधित कर चुके थे। अर्जुन ने जोर से गरजते हुए अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अपनी गर्म विश्व ऊर्जा को बाहर निकाला और सुवर्णा का सामना किया। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी एक लड़की थी, लेकिन अर्जुन ने कोई रियायत नहीं दी। उसकी शक्ति उससे कहीं अधिक थी और वह स्पष्ट रूप से मारने का इरादा रखती थी, इसलिए वह लापरवाही नहीं कर सकता था। गर्जना और अग्नि के मिश्रण से दोनों योद्धा भयंकर युद्ध में उलझ गए। हालांकि यह साफ था कि अर्जुन के लिए यह संघर्ष कठिन था। उसका युद्ध कौशल बलशाली प्रहारों पर निर्भर था, लेकिन सुवर्णा की फुर्ती उसे मात दे रही थी। जब भी वह 2 बार वार करता, सुवर्णा 3 बार जवाब देती। उसकी फुर्तीली चालें अर्जुन के लिए चकित करने वाली थीं, मानो कोई बंदर उस पर चालें चल रहा हो। अर्जुन पर वार पड़ रहे थे, जिससे वह बेहद क्रोधित हो गया। उसे महसूस हुआ कि यह प्रतिद्वंद्वी उसे कहीं अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन वह यह अनुमान नहीं लगा सका कि वह अपनी असली शक्ति को छुपा रही थी। सुवर्णा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था, अचानक मुस्कुराने लगी। उसने सोचा, किसने कहा था कि तुम बकवास करोगे? अब भुगतो इसका परिणाम। थोड़े ही समय में अर्जुन को मिले आघातों ने उसके रक्त को उबाल दिया। ऊर्जा किसी प्रचंड नदी की भांति प्रवाहित होने लगी और उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही है। सुवर्णा बार बार चकित हो रही थी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि इस कनिष्ठ भाई की विश्व ऊर्जा बढ़ती ही जा रही थी। उसकी शक्ति धीरे धीरे सुदृढ़ शरीर स्तर से बढ़कर प्रारंभिक तत्व स्तर तक पहुंच रही थी और अभी भी बढ़ रही थी। अर्जुन की मुट्ठी, जिसमें अब प्रचंड विश्व ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, पहले से अधिक प्रबल और भारी होती जा रही थी। सुवर्णा को महसूस हुआ कि वह इसे रोक नहीं पाएगी, इसलिए उसने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और दांत भींचकर वार सहने लगी। तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा? इस भयंकर युद्ध के बीच अर्जुन ने अचानक गंभीर आवाज में पूछा। उसका स्वर गहरा और निराशाजनक था। सुवर्णा ने कोई उत्तर नहीं दिया और पूरी तरह अर्जुन के वारों को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। अब तक अर्जुन की शक्ति सुवर्णा की बराबरी पर थी। यदि वह उसकी मुट्ठी का लक्ष्य बनता, तो उसे पूरी ताकत से यांग ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ता। सुवर्णा को इस शुद्ध यांग विश्व ऊर्जा की शक्ति का डर था। वह समझ गई कि उसने इसकी ताकत को कम आंका था। इस स्तर की शुद्धता कोई साधारण योद्धा नहीं प्राप्त कर सकता था। जैसे ही अर्जुन और सुवर्णा के हाथ फिर से आपस में टकराए, दोनों अपनी जगह अडिग रहे। अर्जुन ने अपनी आंखें संकरी कर सामने खड़ी लड़की को देखा और उसकी नजर उसके माथे पर पड़े एक हल्के चिन्ह पर गई। थोड़ा चौंकते हुए अर्जुन ने पूछा, तुम्हारी यह उपस्थिति, तुम मेरी वरिष्ठ बहन जैसी लग रही हो। सुवर्णा इस समय अर्जुन की यांग ऊर्जा के आक्रमण को रोकने में व्यस्त थी, इसलिए जब उसने ये शब्द सुने तो वह चौंक गई। उसने सोचा, मेरी पहचान कब उजागर हो गई? उसे कभी कल्पना भी नहीं थी
कि उसके माथे पर हल्के चिन्ह ने ही अर्जुन की शंका को जन्म दिया था। अर्जुन को याद आया कि पिछली बार सुवर्णा के माथे पर एक नीला रत्न लगा हुआ था। सुवर्णा की आंखें घबराहट में झपकने लगीं, उसकी पलकें थरथरा उठीं और इसी बीच अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अचानक हमला रोक दिया। फिर उसने सुवर्णा को मजबूती से अपनी बाहों में खींच लिया और उसका घूंघट हटा दिया। उस क्षण तक सुवर्णा पूरी तरह से संभल नहीं पाई थी और वह अपनी पहचान उजागर करने के लिए तैयार नहीं थी। पहली बात तो यह कि वह अर्जुन पर दबाव बनाना चाहती थी और दूसरी बात यह कि वह थोड़ा संकोच कर रही थी। आखिरकार पिछली मुलाकात काफी अजीब रही थी, तो भला वह अपना घूंघट कैसे हटा सकती थी। घबराहट में वह अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाई और उसके शरीर से एक भयंकर विश्व ऊर्जा निकलकर अर्जुन की ओर लपकी। अर्जुन जोर से चीखा और काफी दूर जा गिरा। जब वह जमीन पर गिरा तो उसका शरीर कई बार लुढ़कता चला गया। जब वह आखिरकार संभला और खड़ा हुआ तो वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। वह न जाने कब और कहां चली गई थी। क्या यह वास्तव में वही थी? अर्जुन बुदबुदाया। उसने तो केवल सहज रूप से प्रश्न पूछा था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र क्यों थी? अंतिम प्रहार में शामिल विश्व ऊर्जा ने उसे स्पष्ट रूप से शक्ति के इस विशाल अंतर का एहसास कराया। यदि वह सच में उसे मारना चाहती तो उसके लिए यह मात्र एक पल की बात थी। फिर यह युद्ध क्यों छेड़ा? हालांकि इस सवाल का अब कोई महत्व नहीं था, क्योंकि इस संघर्ष ने अर्जुन के अंदर की जंजीरों को तोड़ दिया था। वह तुरंत ध्यान मुद्रा में बैठ गया और विश्व ऊर्जा को महसूस करने लगा। अगले 1 घंटे में आसपास की विश्व ऊर्जा तेजी से अर्जुन की ओर आकर्षित होने लगी। उसने गहरी सांस ली और उसके शरीर के रोम रोम ने खुशी खुशी इस ऊर्जा को आत्मसात करना शुरू कर दिया। यह विश्व ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी और उसकी देह को पूरी तरह शुद्ध करने लगी। हर योद्धा के लिए यह एक विशेष अवसर होता है जब वह किसी उच्च स्तर पर पहुंचता है। अब इस शुद्धिकरण की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती थी कि वह कितनी लगन से इसे आत्मसात करता है। कुछ ही दूरी पर सुवर्णा ने अपने सीने पर हाथ रखा और घबराई हुई खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन उसे पहचान लेगा। हालांकि वह संतुष्ट थी कि उसने उसकी सहायता कर उसे नए स्तर पर पहुंचाने में मदद की। जैसे ही वह यह सोच रही थी, एक आकृति वहां प्रकट हुई। एक साधारण वस्त्रों में सजा वृद्ध व्यक्ति सामने आया। उसके सफेद बाल थे और चेहरा सौम्य प्रतीत हो रहा था। सुवर्णा ने तुरंत आदरपूर्वक प्रणाम किया। गुरुकुल प्रमुख को प्रणाम। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे अद्वितीय गुरुकुल की शिष्या नहीं हो, अतः औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। सुवर्णा ने धीरे से उत्तर दिया, परंतु आप मेरे गुरु के घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप मेरे वरिष्ठ हुए। जब गुरुकुल प्रमुख ने सुवर्णा के चतुर और समझदार व्यवहार को देखा तो वह मुस्कुरा उठे। मेहता वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें इतनी अनुशासित शिष्या मिली। अपने स्वयं के 2 शिष्यों को याद कर प्रमुख ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। सुवर्णा उनके अतीत से भली भांति परिचित थी और उनके चेहरे पर मंद भाव देख वह नहीं जानती थी कि उन्हें कैसे सांत्वना दे, इसलिए वह चुपचाप खड़ी रही। कुछ कहे बिना प्रमुख ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और फिर अर्जुन की दिशा में आगे बढ़ाया। उसी क्षण सुवर्णा को ऐसा महसूस हुआ कि उस क्षेत्र का आकाश और धरती 2 हिस्सों में बट गई है, मानो कोई अदृश्य विशाल हथेली उस क्षेत्र को बाहरी नजरों से बचा रही हो। इस युवक की प्रगति ने काफी हलचल मचाई होगी, इसलिए इसे छिपाना ही उचित होगा। अन्य लोगों की जांच से बचने के लिए यह आवश्यक है, प्रमुख ने समझाया। सुवर्णा उलझन में थी। यह प्रमुख, जो प्रायः पूरे वर्ष किसी से नहीं मिलते थे, अर्जुन में इतनी रुचि क्यों ले रहे थे? लेकिन भले ही वह अचंभित थी, उसने कोई प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं की। एक वृद्ध और एक युवा दोनों 100 फुट की दूरी पर खड़े रहकर अर्जुन की स्थिति पर नजर बनाए रहे। विश्व ऊर्जा अर्जुन के सुदृढ़ शरीर स्तर के शरीर में प्रवेश कर हर कोशिका में फैल गई। यद्यपि प्रारंभिक तत्व स्तर की तरंगों को महसूस नहीं किया जा सकता था, लेकिन 10 फुट के दायरे में तेज हवा की लहरें घूम रही थीं, जिसका केंद्र अर्जुन था। उसके आसपास की हलचल वास्तव में असाधारण थी।
यह केवल प्रारंभिक तत्व स्तर में प्रवेश था, फिर भी इतनी तीव्र हलचल कैसे हो सकती थी? सुवर्णा इस रहस्य को समझ नहीं पा रही थी। समय के साथ अर्जुन के शरीर के भीतर एक ड्रम जैसी ध्वनि गूंजने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर एक गुब्बारे की तरह फैल रहा है, क्योंकि विश्व ऊर्जा बड़ी मात्रा में उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। जैसे ही सुवर्णा उसके लिए चिंतित होने लगी, अर्जुन का शरीर पुनः सामान्य हो गया। प्रमुख के अवरोध के बावजूद वह अभी भी उसके भीतर से निकलती प्रचंड विश्व ऊर्जा की तरंगों को महसूस कर सकती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि विशाल मात्रा में विश्व ऊर्जा अर्जुन द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई थी और आश्चर्यजनक रूप से कुंडली नाग सरिता से एक उग्र लाल ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। ये ऊर्जा धाराएं लाल रेशमी पताकाओं के समान थीं, जो कुंडली नाग सरिता के तल से उठकर अर्जुन के रोम छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में समा रही थीं। यांग तत्व ऊर्जा, सुवर्णा ने तुरंत पहचान लिया। अर्जुन ने पहले जो ऊर्जा अवशोषित की थी वह विश्व ऊर्जा थी और अब वह शुद्ध यांग तत्व ऊर्जा थी। यद्यपि इसे भी विश्व ऊर्जा कहा जा सकता था, परंतु यह एक विशिष्ट गुणधर्म वाली ऊर्जा थी। जब अर्जुन ने पूरी तरह से इस यांग तत्व ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, तब जाकर हलचल थमी। बुरा नहीं है, प्रमुख हल्की मुस्कान के साथ बोले और उंगलियों की एक चुटकी से अवरोध हटा दिया। एक ही क्षण में उनकी आकृति गायब हो गई, लेकिन उनकी आवाज सुवर्णा के कानों में गूंज उठी। कृपया अपने गुरु से मेरे हालचाल अवश्य पूछना। समझ गई, सुवर्णा ने आदरपूर्वक उत्तर दिया और फिर अर्जुन की प्रगति की जांच करने चली गई। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, वह स्तब्ध रह गई। प्रारंभिक तत्व द्वितीय स्तर। पहले तो उसे लगा कि उसने गलती से महसूस किया होगा, लेकिन दोबारा जांचने पर पुष्टि हो गई कि अर्जुन वास्तव में प्रारंभिक तत्व द्वितीय स्तर तक पहुंच चुका था। इस बार उसका उन्नयन केवल एक नए स्तर तक पहुंचने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने एक उपस्तर को भी पार कर लिया था। क्या यह कोई स्वप्न था? सुवर्णा की अपनी काया विशेष थी और अपने सतर्क प्रशिक्षण और अनुशासन के बावजूद जब उसने प्रगति की तो वह सीधे 2 स्तर नहीं पार कर सकी। इसलिए जब उसने अर्जुन को यह उपलब्धि हासिल करते देखा तो वह स्तब्ध रह गई। जैसे ही वह आश्चर्यचकित होकर उसे देख रही थी, अर्जुन जो पद्मासन में बैठा था अचानक बुदबुदाया। तो यह ऐसा था। इसके साथ ही उसके शरीर से निकलने वाली विश्व ऊर्जा और सघन हो गई और वह प्रारंभिक तत्व तृतीय स्तर तक पहुंच गया। असाधारण। सुवर्णा यह देखकर और भी अधिक चकित हो गई, क्योंकि यह उसकी आत्मविश्वास पर एक और आघात था। कुछ समय तक स्थिति को स्थिर देखने के बाद और यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि अर्जुन की शक्ति फिर से नहीं बढ़ेगी, सुवर्णा ने राहत की सांस ली और निराशा से वहां से चली गई। अर्जुन ने पूरी रात कुंडली नाग सरिता के पास बैठकर बिताई, लेकिन उसने अपनी सच्ची यांग पद्धति का अभ्यास नहीं किया, बल्कि अपने प्रगति के दौरान प्राप्त हुए अंतर्दृष्टियों को समझने में समय बिताया। उसके इस प्रगति में 2 प्रकार की ऊर्जाएं उसके शरीर में समाहित हुईं। पहली थी विश्व ऊर्जा, जो उसके दांत्य केंद्र में संग्रहित नहीं हुई, बल्कि उसकी हड्डियों में समा गई। साथ ही कुछ अंश सुदृढ़ शरीर ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहे। दूसरी ऊर्जा थी कुंडली नाग सरिता से प्राप्त यांग तत्व ऊर्जा, जो पूरी तरह से उसकी हो गई। यह ऊर्जा 5 बूंदों के रूप में संघनित हो गई और शांति से उसके दांत्य केंद्र में स्थित हो गई। पूरी रात विचार करने के बाद अर्जुन ने आखिरकार एक अस्पष्ट समझ प्राप्त कर ली। उसका स्वर्ण कंकाल उसे तब सशक्त कर सकता था जब वह चोटिल होता या थक जाता, लेकिन इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। यह ऊर्जा कहीं से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि विश्व ऊर्जा को अवशोषित करना ही इसका तर्कसंगत उत्तर था। अर्जुन को लगा कि वह केवल यांग तत्व ऊर्जा को ही आत्मसात कर सकता है, क्योंकि वह सच्ची यांग पद्धति का अभ्यास कर रहा था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि इस सिद्धांत की जांच की जानी चाहिए। अगर वह अन्य तत्वों की ऊर्जा भी आत्मसात कर सकता था, तो उसकी प्रशिक्षण गति पहले से कहीं अधिक तेज हो सकती थी। यह विचार उसे उल्लासित कर गया। भले ही सच्ची यांग पद्धति शक्तिशाली थी, लेकिन इसकी सीमाएं थीं। लेकिन अगर उसका सिद्धांत सही निकला,
तो उसे अपने अभ्यास के लिए उपयुक्त वातावरण खोजने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन खड़ा हुआ और अपनी ऊर्जा को महसूस किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह वास्तव में प्रारंभिक तत्व तृतीय स्तर पर पहुंच गया था। रात में प्रवेश की गई दोनों ऊर्जाओं के आकार को याद करते हुए अर्जुन संतोष का अनुभव करने लगा। अब उसकी आंतरिक विश्व ऊर्जा संतुलित हो चुकी थी और उसका स्वर्गीय चक्र सक्रिय हो गया था। इसके कारण उसकी सच्ची यांग पद्धति की गति और भी बढ़ गई थी। इसके अतिरिक्त इस स्तर पर पहुंचने के बाद प्रशिक्षण कुछ हद तक आसान हो गया था, बशर्ते कि एक उपयुक्त प्रशिक्षण स्थल उपलब्ध हो। कुंडली नाग सरिता से वापस लौटते समय अर्जुन ने केवल खुशी महसूस की। इस नए स्तर पर पहुंचने से उसकी दृष्टि कुछ हद तक परिवर्तित हो गई थी, जिससे उसकी आंखें पहले से अधिक स्पष्ट हो गईं। अब 50 फीट की परिधि में वह किसी के श्वास को भी महसूस कर सकता था। जैसे ही वह अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था, अर्जुन ने अचानक एक परिचित दर्द भरी चीख सुनी। अपने कदम रोककर उसने सुना और हंसी नहीं रोक सका। क्या सुहास फिर से किसी के हाथों पिट रहा था? लेकिन यह अद्वितीय गुरुकुल के मुख्य क्षेत्र के अंदर था। यदि उसे कोई पीट रहा था तो यह संभवतः किसी द्वंद्व के कारण हो रहा था। यदि वह किसी से कमजोर था तो यह केवल उसकी स्वयं की कमजोरी थी। जो भी हो, अर्जुन ने यह देखने का निश्चय किया कि वास्तव में क्या हो रहा है। अद्वितीय गुरुकुल में जैसे ही कोई द्वंद्व शुरू होता, कोई भी स्थान युद्ध भूमि बन सकता था। सुहास जहां पिट रहा था, वह स्थान अर्जुन से अधिक दूर नहीं था। वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके थे और जब अर्जुन ने वहां अपनी दृष्टि डाली तो उसने दो मुख्य समूह देखे। 10 फीट की दूरी पर वह ललित और विशाल सिंह के परिचित चेहरों को देख सकता था। उनके साथ कुछ अन्य साथी भी थे, लेकिन उनके चेहरे क्रोध से भरे हुए थे, मानो वे सामने वाले समूह से किसी अन्याय का बदला लेना चाहते थे। अर्जुन को यह देख कुछ अजीब लगा। मुख्य द्वार के शिष्यों के बीच हुई तुलना में हार जीत कोई बड़ी बात नहीं होती थी, लेकिन यहाँ माहौल कुछ अलग था। ललित और बाकी लोग किसी अन्याय के खिलाफ आक्रोशित लग रहे थे, मानो वे कोई बड़ा संघर्ष छेड़ने वाले हों। इन दो समूहों के अलावा कई अद्वितीय गुरुकुल के शिष्य लड़ाई को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये तमाशबीन अपनी उंगलियों से इशारा कर रहे थे और लड़ाई का मजा ले रहे थे। कुछ संदेहों के साथ अर्जुन भीड़ को चीरते हुए धीरे धीरे विशाल सिंह के पास पहुंचा। उसने देखा कि सुहास का चेहरा खून से लथपथ और सूजा हुआ था। वह बेहद दयनीय स्थिति में था और उसके सामने एक युवक खड़ा था जो उससे उम्र में अधिक नहीं लग रहा था। वह युवक पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। वह सुहास की ओर घृणा भरी मुस्कान के साथ देख रहा था। जब भी सुहास हमला करता, वह बड़ी आसानी से उसके वारों को रोक देता और बार बार उसका मजाक उड़ाता। सुहास गुस्से में जोर जोर से चिल्लाता और आगे बढ़ता, लेकिन हर बार उसका हमला बेअसर हो जाता। कुछ देर तक यह सब देखने के बाद अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि समस्या सुहास के वार चूकने की नहीं थी, बल्कि सुहास के प्रहार उस युवक पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। जब भी सुहास की मुट्ठी उस युवक पर पड़ती, वह हिलता तक नहीं, बल्कि उल्टा सुहास को हल्की चोटें लग जाती। दोनों के बीच विश्व ऊर्जा की तरंगों में ज्यादा अंतर नहीं था, यानी कि उनकी ताकत लगभग समान थी। फिर भी लड़ाई में इतना बड़ा अंतर क्यों था? यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने विशाल सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। विशाल सिंह ने जैसे ही अर्जुन को देखा, वह उत्साहित हो उठा और बोला, वरिष्ठ भाई अर्जुन। उसकी आवाज सुनकर ललित और अन्य साथी भी अर्जुन के पास आए और उसे देख तुरंत उनका रुख सामने खड़े विरोधियों की ओर हो गया। सुहास इस युवक का सामना क्यों नहीं कर पा रहा? उनकी शक्ति तो समान होनी चाहिए थी। अर्जुन ने अपनी उलझन जाहिर की। विशाल सिंह ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा बुझ गया। हाँ, सुहास इस समय प्रारंभिक तत्व द्वितीय स्तर पर है, जबकि वह युवक प्रारंभिक तत्व तृतीय स्तर पर है। अगर यह लड़ाई समान स्तर की होती, तब भी सुहास को थोड़ी परेशानी होती, लेकिन यह व्यक्ति बेहद धूर्त है। जब अद्वितीय गुरुकुल के शिष्य आपस में द्वंद्व करते हैं,
तो वे किसी भी बाहरी हथियार या वस्त्र का उपयोग नहीं करते, लेकिन इसने एक रक्षात्मक अमूल्य वस्त्र पहना हुआ है। इस कारण से सुहास के वार बेअसर हो रहे हैं। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, रक्षात्मक वस्त्र? हाँ, विशाल सिंह ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। वह व्यक्ति अद्वितीय गुरुकुल के महागुरु का पोता वीरेंद्र झा है। यह रक्षात्मक वस्त्र उसे महागुरु ने स्वयं दिया है। एक और दूसरी पीढ़ी का अभिजात्य योद्धा। अब सारी बातें स्पष्ट हो रही थीं। सुहास के पीछे एक प्रमुख बुजुर्ग का समर्थन था और वीरेंद्र झा महागुरु का पोता था। दोनों की पृष्ठभूमि समान थी, इसलिए यदि अन्य लोग सुहास से लड़ने से कतराते थे तो वीरेंद्र झा ऐसा नहीं करता। लेकिन रक्षात्मक वस्त्र पहनकर लड़ना थोड़ा अन्यायपूर्ण था। महागुरु और द्वितीय बुजुर्ग के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं थे और यही विवाद सुहास और वीरेंद्र झा के बीच भी बना हुआ है। अब जब उसे यह अवसर मिला है तो वह सुहास को कड़ा सबक सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। विशाल सिंह चिंतित स्वर में बोला। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। तो यह सिर्फ एक बेतुका आंतरिक संघर्ष है। वरिष्ठ भाई अर्जुन, कृपया सुहास को बचाने का कोई उपाय निकालिए। आप जानते हैं कि वह कैसा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे गंभीर चोटें आ सकती हैं। अर्जुन शांत रहा और बोला, मुख्य द्वार के शिष्यों के बीच द्वंद्व में यदि कोई कमजोर है तो उसे पीटा जाना स्वाभाविक है। क्या अद्वितीय गुरुकुल के शिष्य इतनी छोटी बातों से डर जाते हैं? लेकिन यह द्वंद्व शुरू से ही अनुचित था और वीरेंद्र झा रक्षात्मक वस्त्र के पीछे छिप रहा है। विशाल सिंह ने विरोध किया। अर्जुन ने ठंडी हंसी हंसी। यह संसार कभी भी निष्पक्ष नहीं था। बलशाली लोग ही शासन करते हैं और कमजोर हमेशा शिकार बनते हैं। ये तो तुम सब पहले से ही जानते हो। विशाल सिंह चुप हो गया, जैसे कि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या उत्तर दे। मुख्य द्वार के शिष्यों के बीच द्वंद्व में किसी का हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। हालांकि अर्जुन पहले भी कई बार आक्रामक रहा था, लेकिन वह भी गुरुकुल के नियमों को नहीं तोड़ सकता था। ऐसे में वे उससे यह उम्मीद कैसे कर सकते थे कि वह सुहास को पिछले बार की तरह बचा लेगा। युद्ध भूमि पर सुहास अब लगभग गिरने की कगार पर था। उसके वारों में अब कोई ताकत नहीं बची थी। वीरेंद्र झा जोर जोर से हंस रहा था। इस परिणाम से वह बेहद प्रसन्न था। अपने सीने पर गर्व से हाथ मारते हुए उसने कहा, सुहास, संकोच मत करो, आगे बढ़ो। आज मैं बहुत दयालु महसूस कर रहा हूं। मैं यहां से हिलूंगा भी नहीं और यदि तुम मुझे चोट पहुंचा पाए तो मेरी हार होगी। सुहास की दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसकी दोनों मुट्ठियों पर खून की लकीरें थीं। वीरेंद्र झा के पहने हुए रक्षात्मक वस्त्र में केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि विश्व ऊर्जा को भी प्रतिबिंबित करने की क्षमता थी, जिसके कारण सुहास का हर वार उस पर वापस पलटकर आधी शक्ति के साथ उसी को चोट पहुंचा रहा था। उसके हाथों की चोटें इसी कारण हुई थीं। वीरेंद्र झा के घमंडी शब्द सुनकर सुहास ने खून थूकते हुए तिरस्कार से उत्तर दिया, अगर हिम्मत है तो उस कछुए के कवच को उतार कर दिखा। अगर मैं तुम्हें इस हाल तक न पहुंचा दूं कि तुम सिर्फ रेंग सको तो मैं तुम्हारा पोता नहीं। वीरेंद्र झा के चेहरे का रंग कड़वा और खतरनाक हो गया। उसने दुष्टता से हंसते हुए कहा, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। तुमने मुझे अपमानित करने की जुर्रत की, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुस्से में आकर वीरेंद्र झा 3 कदम बढ़ा और सुहास के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा। सुहास ने अपनी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति अब वीरेंद्र झा के बराबर नहीं थी। घूंसा पड़ते ही उसका चेहरा सूज गया और उसका सिर झटका खाकर एक ओर मुड़ गया। वीरेंद्र झा बाघ की तरह उस पर झपटा और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर दोनों मुट्ठियां उठाकर उस पर हमला करने लगा। सुहास ने पूरी शक्ति से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। वीरेंद्र झा का रक्षात्मक वस्त्र कई प्रकार की क्षमताओं से युक्त था और सुहास की वर्तमान शक्ति के साथ उसका मुकाबला कर पाना असंभव था। मुझे दादा कहो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, सुहास को पीटने के बाद वीरेंद्र झा ने कहा। सुहास ने ठंडी हंसी के साथ उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में घृणा स्पष्ट थी। पिछली बार
जब चंद्रशेखर ने सुहास के सिर पर पत्थर पटकने की कोशिश की थी, तब भी उसने हार नहीं मानी थी, तो अब वह कैसे झुक सकता था? तुम्हें देखकर हंसी आती है? वीरेंद्र झा ने बिना झिझक फिर से सुहास को मारना शुरू कर दिया। सुहास के दांत टूटकर बाहर गिर गए और उसकी नाक से खून बहने लगा, जिससे वह बेहद दयनीय लग रहा था। यह वीरेंद्र झा के हाथों की क्रूरता थी, चंद्रशेखर की तुलना में भी कहीं अधिक निर्दयी। युवराज सुहास, विशाल सिंह और उसके साथी अब इसे सहन नहीं कर सके, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि वे कुछ नहीं कर सकते। अद्वितीय गुरुकुल के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। वीरेंद्र झा ने हमला रोककर विशाल सिंह और अन्य लोगों की ओर घूरते हुए व्यंग्य से कहा, क्या तुम लोग उसे बचाना चाहते हो? विशाल सिंह और उसके साथी चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा और अपमान स्पष्ट था। मैंने पूछा, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? यह कहते हुए वीरेंद्र झा ने सुहास के चेहरे पर फिर से एक तमाचा मारा। सुहास को फिर से मार खाते देख वे सिर हिलाने लगे, लेकिन वे डर रहे थे कि कहीं वीरेंद्र झा कोई चाल न चल रहा हो। तो घुटनों पर बैठो, अगर तुम सभी अच्छे से दंडवत करोगे तो मैं शायद आज इसे छोड़ दूं। वीरेंद्र झा ने अब सुहास के मित्रों को अपमानित करने की योजना बना ली थी। वह सुहास को पूरी तरह हरा नहीं सकता था, तो उसने उसके साथियों को निशाना बनाया। अगर वे अपमानित होते तो यह भी सुहास के लिए एक और हार की तरह होता। यह सुनकर वहां मौजूद भीड़ में खलबली मच गई। विशाल सिंह और अन्य के चेहरे अपमान से लाल हो गए। सुहास ने संघर्ष करते हुए उनकी ओर देखा और अपने टूटे हुए दांतों के साथ बोला, उसकी मत सुनो। छटाक! एक और जोरदार थप्पड़ सुहास के चेहरे पर पड़ा। विशाल सिंह और बाकी सब डर से सिहर उठे। वे जानते थे कि यदि वे और देर करते तो सुहास को और अधिक पीड़ा सहनी पड़ती। हताश चेहरों के साथ उन्होंने धीरे धीरे घुटनों पर बैठना शुरू किया। अर्जुन ने यह दृश्य देखा और चौंक गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे सुहास के लिए इतना बलिदान करने को तैयार होंगे। क्या उनके घुटनों के नीचे सोना था? अगर उनका रिश्ता गहरा न होता तो कौन किसी के लिए ऐसा करता? अर्जुन को पहले लगता था कि विशाल सिंह और अन्य लोग केवल सुहास के पीछे धन और शक्ति के लिए चलते हैं, लेकिन अब यह साफ था कि मामला कुछ और ही था। वीरेंद्र झा की आंखें सिकुड़ गईं और वह जोर जोर से हंसने लगा। उनके ऊपर खड़ा होकर उसने सुहास को घूरते हुए कहा, तुम पहचान नहीं पाए कि तुमने कितने आज्ञाकारी कुत्ते पाले हैं? सुहास की आंखों के कोनों से 2 बूंद आंसू बह निकले, अपमान के आंसू। वीरेंद्र झा की पिटाई के दौरान उसने एक भी आंसू नहीं गिराया था, लेकिन जब उसने अपने साथियों